जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IAS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आई होप अब तक के जो भी सेशंस हैं वो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहे होंगे एंड आपकी रिवीजन और स्पीड अप हो गई होगी आफ्टर कंडक्टिंग दीज सेशंस एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस 15 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड एज यूजुअल बिफोर दिस, अगर अभी तक आपने O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो उसे आज ही डाउनलोड कीजिए सो दैट आपको सारा स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग द HCS एंड IAS प्लस जो भी हमारी PDF फाइल्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो आज हम अपने टॉपिक्स को रखेंगे रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्लस सम रैंडम क्वेश्चंस। तो आज हम इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेस्ट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं रेदर, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. Consider the following statements. Proclamation of emergency is only mentioned but not explicitly defined in the Constitution. Option number 1 is false one. अगर मैं इसमें कहूँ आपको तो आर्टिकल नंबर 366 में जो भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी सारी की सारी डेफिनेशंस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, ये सब डिफाइन किया गया था आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 2 में। ऑल्दो अब एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन जो होता था टू द प्रेसिडेंट वो हटा दिया गया है, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो भी डेफिनेशंस हैं वो आर्टिकल नंबर 366 में डिफाइन की गई हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर 1 इज फॉल्स। नंबर 2, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ डिक्लेयरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत डिक्लेयर की जाती है, हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। थर्ड वन, अ रेजोल्यूशन approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of parliament only by a simple majority। भाई दोनों में से कोई भी हाउस सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको पास कर दे तो उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज हो जाएगी। 3 इज ऑल्सो राइट, 2 and 3 आर द राइट स्टेटमेंट्स। अगर इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको मैं और दूं तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, अभी तक कोई भी इंस्टांस ऐसा नहीं आया है जब हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज करना पड़ा है। ऑल्दो 91 में एक हमारे पास CAD यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, प्लस अभी कुछ कोविड-19 के बाद एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया था, बट वी आर सच अ सस्टेन्ड एग्रीकल्चर सस्टेन्ड इकोनॉमी कि हमारे यहाँ पर सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी कि यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं हो सकती इतनी इजीली। थर्ड वन, सिंपल मेजोरिटी, आपके लिए यहाँ पे एक वर्ड था, सिंपल मेजोरिटी मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड द वोटिंग वन। क्लियर वन, आप मेरी मेजोरिटी की एक वीडियो को देख सकते हैं अलग से। सो हियर 2 and 3 1। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 352 is applicable to the entire country and not to any particular part of it। जब आपने इमरजेंसी का टॉपिक डिस्कस उसमें रिवीजन की होगी इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत से, वट एवर द सोर्स यू हैव, तो आपने देखा होगा कि नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में भी इंपोज हो सकती है प्लस कुछ पार्ट्स में भी इंपोज हो सकती है। नाउ सो दिस इज रॉन्ग वन। The President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet। जब तक कैबिनेट से रिकमेंडेशन नहीं आएगी तब तक नहीं लग सकती। यही यहाँ पर 1975 जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, यही एलिगेशन लगाई जाती हैं कि इंदिरा गांधी मैम ने कैबिनेट से बिना पूछे ही यहाँ पर राष्ट्रपति जी से साइन करवा लिए थे। नाउ नेक्स्ट वन कि सर ये कैबिनेट क्या होता है, तो आर्टिकल नंबर 352 आई थिंक 252, उसी में यहाँ पर 252 कैबिनेट की डेफिनेशन भी बताई गई है। क्लियर? सो नाउ हियर द 2 इज द राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमने लास्ट सेशन में भी किया था, दैट इज आर्टिकल नंबर 13, जुडिशरी हैज अ पावर टू इंटरप्रिट द लॉज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर against the presidential proclamation imposing president rule under article number 356। 3 हमारे पास आते हैं, 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। अब ये कहा है कि किस एक्ट ने ये
प्रोविजन मेड किया गया था कि भाई जुडिशियल रिव्यू होगा, दैट इज 44th अमेंडमेंट 1978। इससे थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं तो 38th अमेंडमेंट 1975, ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट की से होगी वो फाइनल और कंक्लूसिव होगी, दैट मीन्स उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट बाद में जब जनता गवर्नमेंट आती है तो उसने जितने भी अमेंडमेंट्स, जितने भी चेंजेस 38th अमेंडमेंट या फिर 42nd अमेंडमेंट से हुए थे उन सबको ओवरटर्न कर दिया, मैक्सिमम्स को ओवरटर्न कर दिया और ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू विल बी एप्लीकेबल इवन टू द इमरजेंसी प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है। द रेजोल्यूशन approving the declaration of emergency should be passed by a special majority by either house of the parliament। अभी हमने पढ़ा कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। क्लियर? देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन, एब्सोल्युटली राइट। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर जैसे कि नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करवाने के लिए आपको अप्रूव कराना पड़ता है किसी हाउस से, तो यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। बट यहां क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज नॉट करेक्ट, सो 1 इज नॉट करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 5, in which of the following amendment of the Indian Constitution introduce a new provision to put a restraint on the power of Parliament to extend a proclamation of President rule beyond 1 year। भाई आर्टिकल नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब ये राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल तक ही लग सकता है। अब ये कहा है कि अगर उसको एक्सटेंड करना है, जैसे कि वो 1 साल तक एक बारी में एक्सटेंड हो सकता है विद एन अप्रूवल आफ्टर 6 months, बट 1 साल के बाद 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, या तो नेशनल इमरजेंसी अभी लगी हो एंटायर कंट्री या पार्ट ऑफ द कंट्री में। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन को लग रहा हो कि अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं हो पाई है कि इलेक्शंस कंडक्ट करे जा सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस में अगर ये फुलफिल होती हैं तो ही ये फर्दर एक्सटेंड होगा। क्लियर? एंड मैक्सिमम 3 years के लिए लगेगा। सो 44th अमेंडमेंट 1978 ने ये प्रोविजन ऐड किया गया। क्लियर? अभी तक 3 years से मैक्सिमम 5 साल तक पंजाब में लगा है, स्पेशल प्रोविजन था वो एक बार लगा है वहां पे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। अदरवाइज इट इज सेड दैट कि मैक्सिमम अ प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इज 3 years। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is true with respect to the article 358 of the Indian Constitution। अब जब भी आप इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें आप ये 2 आर्टिकल्स के बीच में डिफरेंस पक्का पढ़िएगा कि 358 और 359 के बीच में माइनर डिफरेंसेस क्या हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। जब भी आर्टिकल 358 इंपोज होगा तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल नंबर 19 जो है आपका नल एंड वाइड हो जाएगा। नल एंड वाइड मतलब उसकी सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपसे छीन लिए जाएंगे। वेयरएज इन आर्टिकल नंबर 359 वही आर्टिकल सस्पेंड होंगे जो प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में दिए हैं, लिखे हैं। एक सर्टिफिकेट निकलता है, उसमें वो फंडामेंटल राइट लिखते हैं राष्ट्रपति जी कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। नाउ जब भी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा तो कोई भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन रिलेटेड टू द आर्टिकल 19 विल नॉट बी इम्पोज्ड, ना ही आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाके। सो व्हेन द आर्टिकल 358 इज इम्पोज्ड, आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। क्लियर? 1 इनके बीच में आप डिफरेंस पक्का पढ़िएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of the following cabinet committees is headed by प्राइम मिनिस्टर। हमारे पास 8 कमेटीज आती हैं, उसमें से मैक्सिमम 6 कमेटीज को हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट 2 कमेटीज। 1 इज कमेटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर जिसको अभी डिफेंस मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, अदर इज द कमेटी ऑन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को अभी एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरीट की साइट पे। तो ये दोनों के अलावा बाकी सारी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 1, 3 and 4 आर द करेक्ट वंस। Question number 8. Consider the following statement with reference to Cabinet Committee on Appointments। ये आप कई बार, जैसे अभी 29th आर्मी चीफ बने हैं जनरल मनोज पांडे, तो आप देखते होंगे कि CCA का नाम पक्का आता है। 2 नाम पक्का देखने हैं आप, CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन द अपॉइंटमेंट 1। तो इसका कैबिनेट कमेटी ऑन कमेटी जो अपॉइंटमेंट है, इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी तीनों चीफ्स हो गए, आरबीआई का गवर्नर हो गया, डीजीएम हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ
इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हो गई ऑफ द डिफेंस वन DIA, इन सब के जो चीफ्स हो गए वो सबके लिए जो कमेटी अप्रूवल देती है दैट इज CCA. सो द पैनल अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली राइट. It scrutinize non-government business and decide which official bills and resolutions are to be presented. Absolutely wrong. This has nothing to do with this line. ये खाली कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी गई. So one here is the right one. Ninth one. Which of the following committee does not fall under committees to scrutinize and control? Scrutinize और control करने के लिए जो various resolutions आते हैं, legislations आते हैं, उसके लिए rules committee has nothing to do with the scrutinization and the control. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये सब उससे डील करते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रहना चाहिए बिकॉज जनरली कमेटीज वाला चैप्टर बच्चे छोड़ के जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमेटी. देयर आर टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, टोटल 24 हैं, उसमें से 8 राज्यसभा के अंतर्गत हैं और 16 लोकसभा के अंतर्गत हैं. आप जब बजट पढ़ते होंगे 6 स्टेजेस ऑफ द बजट, आफ्टर सेकंड स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट स्क्रूटनाइज करती हैं डिफरेंट कमिटीज. यही वो चीज है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज. नंबर 2, द कमिटी ऑन द होम अफेयर्स falls under the Rajya Sabha, absolutely right. Both 1 and 2 are the right options here. Question number 11. Which of the following is not a function of Cabinet Committee on Employment and Skill Development? इसमें से क्या काम नहीं है? ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है. एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे. टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल द पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर द स्किल डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली राइट. To enhance workforce participation, foster growth and identification, absolutely right. To identify key projects required to be implemented on time-bound basis. Time-bound basis नहीं है ये, ठीक है. यहीं पर थोड़ा सा क्रक्स रखा गया क्वेश्चन में. The panel will set targets for the expeditious implementation of skill development. देखिए 3 तो बिल्कुल ही स्किल डेवलपमेंट से डील कर रहे हैं, 2 ऑप्शन तो आपके पास ये 2 रह गए थे खाली, ठीक है. एज आई सेड इट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन. आपको याद रखना है कि टाइम बाउंड बेसिस प्रोजेक्ट्स को डील नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 12. विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडहॉक. एडहॉक मतलब अ टेम्परेरी वन. एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द बफर्स कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक मार्केटिंग, जनरल पर्पस कमेटी. भाई जनरल पर्पस कमेटी यहाँ पर एडहॉक कमेटी नहीं है, इट इज अ परमानेंट कमेटी. क्लियर वन. तो ये एडहॉक पे नहीं आएगी. जब भी आप कमेटीज का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जनरल पर्पस कमेटी तो बहुत ही बिल्कुल ही हाईलाइटेड वे में मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है ये. क्वेश्चन नंबर 13. हु कॉन्स्टिट्यूट्स एंड असाइन फंक्शंस टू द कैबिनेट कमेटी? एज आई सेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कमेटी दैट मोस्ट ऑफ द कमिटीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी राइट नाउ. सो प्राइम मिनिस्टर विल असाइन द फंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टैंडिंग कमिटीज? Number 1, they do not consider day-to-day administration. They examine the bills of the concerned ministry. They do not intervene into matters taken by the other departmental committees. The recommendations are permanent and binding. The recommendations are always advisory in nature and they are not permanent in nature. ये कभी भी permanent नहीं होती हैं. Even the advice given by the UPSC is also not permanent. It is just a advisory one. Clear? Last question, question number 15. Which of the following is not correct about the cabinet committees? They are constitutional in emergence. The executive works under the government of India. Transaction of business rules 1961. Prime Minister constitutes standing committee of the cabinet. Rules of business provide for their establishment. यहाँ पे not correct पूछा था, इसलिए D is the right one. Rules of business provide for their establishment. ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन था आपका, ठीक है. तो इस क्वेश्चन के अलावा 2-3 क्वेश्चन और थे जो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन थे. एज आई सेड इनिशियली कि कुछ क्वेश्चन इसमें से स्टैटिक हैं बिल्कुल, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन आपको इमरजेंसी वाले टॉपिक से मिलेंगे. सो कैबिनेट कमेटी से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने वो सारे आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दिए हैं. बाकी सारे क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही अपने बाकी सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे. विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडेज सेशन. जय हिंद टू ऑल.